मोशन इन अ प्लेन 1D से भी इजी होता है। मेंस 2010 का सवाल है। क्या? ध्यान से देखना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के सवाल बेटा पूछे जाते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ मोशन अंडर ग्रेविटी। कैसे? कुछ नहीं, अगर यू वेलोसिटी से मैंने इधर फेंका थीटा एंगल पे, तो ये होगा इसकी एक्स वेलोसिटी और ये होगी इसकी वाई वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है सर? वीए वेक्टर माइनस वीवी वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा, बराबर माइनस ऑफ आर ए माइनस आर बी बटा मॉड ऑफ आर ए माइनस आर बी। एंगुलर एक्सीलरेशन का डायमेंशन होगा m0 l0 t माइनस 2, ये होगा। तो हम शुरू करते हैं मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन 1D से भी इजी होता है। कैसे इजी होता है? कुछ नहीं, 1D में ऑब्जेक्ट एक लाइन में चलता है, फिर उसके कांस्टेंट एक्सीलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन, इन सब का केस देखते हैं। मोशन इन अ प्लेन में क्या होता है? मोशन इन अ प्लेन में बॉडी 2D में चलता है, लेकिन 2D में भी झगड़ा नहीं होता, दोनों का अलग अलग मामला होता है। 1D वाला कहता है, 1D एक्स एक्सिस कहता है कि मैं अपनी वाली को देखूंगा, तू अपनी वाली को संभाल। ये कहता है ठीक है, मैं अपनी वाली को देखता हूं, तू अपनी वाली को संभाल। मतलब ये है कि एक्स एक्सिस का वेलोसिटी सिर्फ एक्स एक्सिस के एक्सीलरेशन से ही चेंज होगा। एक्स एक्सिस के वेलोसिटी से एक्स एक्सिस में ही डिस्प्लेसमेंट आएगा। वाई की वेलोसिटी वाई एक्सिस के एक्सीलरेशन से चेंज होगा, वाई एक्सिस के वेलोसिटी से वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये दोनों में झगड़ा नहीं करता। वाई एक्सिस का एक्सीलरेशन कहता है मैं अपनी वेलोसिटी को चेंज करूंगा, तू अपना देख। ये कहता है मैं अपनी वेलोसिटी को चेंज करूंगा, तू अपना देख। अलग अलग देख। और इन दोनों को मिलाने वाला एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको हम कहते हैं टाइम। इन दोनों को मिलाने वाला एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको हम कहते हैं बेटा टाइम। क्लियर है? अब देखो यहां पे कहानी बड़ा आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करिएगा, आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ध्यान से, वेलोसिटी एक्स एक्सिस की है, तो एक्स एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी, एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी, एक्स एक्सिस का एक्सीलरेशन टू टाइम। एक्स की सारी चीजें अलग निकाल लो, फिर एक्स एक्सिस में 1D का मोशन लगा दो, 1D का इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। देखो कितना आसान है। एक्स एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी, अगर वाई की फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो वाई की एक्सीलरेशन, ध्यान से देखिएगा, वाई की फाइनल वेलोसिटी, वाई का इनिशियल वेलोसिटी, वाई का एक्सीलरेशन इनटू टाइम। डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालना है तो एक्स एक्सिस से डायरेक्शन ऑफ मोशन फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस कैसे होता है? देखो, ये एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है vx, ये वाई एक्सिस की वेलोसिटी है vy, तो नेट वेलोसिटी यही तो आएगा v। अब बताओ इसका एंगल कितना हुआ? तो tan अल्फा या tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस vy बाई vx होगा। बहुत आसान है। एक्सीलरेशन देखोगे तो एक्सीलरेशन होगा dv बाई dx। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज एक्स एक्सिस का एक्सीलरेशन आएगा, वाई एक्सिस में रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वाई एक्सिस का एक्सीलरेशन आएगा। क्या सिंपल एकदम। डिस्प्लेसमेंट भी निकालोगे, अरे अरे भाई भाई स्लाइड चेंज करके चला गया ये मक्खी। और भाई कितने स्लाइड चेंज कर दिए, गजब। प्लस प्लस दबा के भाग गया। तुम राम लाल में से कोई मक्खी का रूप धर के तो नहीं आया था मेरे क्लास में भाई साहब? मक्खी लाल देखो, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, एक्स की वेलोसिटी टाइम एक्स का एक्सीलरेशन। ये समझ गए क्या? समझ गए क्या? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देता है, समझ गए क्या? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी सेपरेट लगाया है, समझ गए क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ओके ओके। मेंस 2010 का सवाल है। क्या? ध्यान से देखना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के सवाल बेटा पूछे जाते हैं। अ पार्टिकल मूव इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू द रूल एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, वाई बराबर ए कॉस ओमेगा टी, देन द पार्टिकल फॉलोज। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। ये एक्स एक्सिस का रिलेशन है, ये वाई का रिलेशन है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1। कैसा पाथ हो गया? सर्कुलर पाथ हो गया। और बहुत मुश्किल सवाल इसमें नहीं पूछेगा। एक चीज याद रखना, अगर आपका एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी है और बी बराबर बी साइन ओमेगा टी, सॉरी वाई बराबर बी साइन ओमेगा टी है, तो पाथ कैसा होगा बताओ? देख के बता सकते हो। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ए और बी तो कॉमन नहीं निकलेगा, इसलिए ए और बी को नीचे ले आएंगे, तो इसका इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब इलेक्ट्रिकल पाथ आएगा। कैसा पाथ आएगा? इलेप्टिकल पाथ आएगा। अगर ऐसा लिया हो एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी और वाई बराबर बी साइन ओमेगा टी, तो पाथ बोलो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। सर साइन कॉस में तो भी स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों? अच्छा यहां भी स्ट्रेट लाइन आएगा यार, सॉरी, आई एम सॉरी, तुम्हें नहीं समझ में आया। बाकी बच्चों ने बताया
इलिप्टिकल, धोखा खा गए, धोखा खा गए भाई मेरे, समझना मैं गलत कर गया। ए साइन ओमेगा टी, बी साइन ओमेगा टी, भाई ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये तभी इलिप्स होगा, तभी इलिप्स होगा जब यहां पे आएगा कॉस। क्या माजरा क्लियर है? अब इलिप्स होगा ना भाई, अब इलिप्स होगा। अगर दोनों साइन साइन होता, दोनों कॉस कॉस होता तो स्ट्रेट लाइन होता, जैसे मैंने यहां पे लिखा है। भाई मेरे धोखा नहीं खाना, गड़बड़ कर दिया रे बाबा, रे बाबा, अरे बाबा रे बाबा, धोखा खा गए। जितने लोग धोखा खा गए लिख दीजिएगा धोखा खा गए सर, धोखा खा गए तो लिख दीजिएगा धोखा खा गए सर, धोखा खा गए सर, धोखा खा गए सर। जेईई मेन 2023 का सवाल है भाई, ऐसे सवाल आते हैं भाई, ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं। कैसे सवाल, ध्यान से देखिएगा। मोशन ऑफ द पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, एक्स बराबर 4 साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी एंड y बराबर 4 साइन ओमेगा टी। ओके, ये साइन है, ये साइन है, 4 4, अब तो सर स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन साला स्ट्रेट लाइन का ऑप्शन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्या होगा, ये साइन में है बेटा, और साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी कॉस में आएगा, मतलब सर्कुलर आंसर आएगा। अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। ये चौथा आंसर कौन दे रहा है रे? इलिप्टिकल तब होगा ना जब कांस्टेंट यहां पे 4 और ये कुछ 3 होता। गजब बात करते हो यार। कुछ नहीं करना, एक्स वाई के बीच का रिलेशन निकालने की कोशिश करो, उनको डिवाइड कर दो, उनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, कुछ भी करो, उनके बीच का रिलेशन निकालो। सवाल देखिए, नीट 2017 का सवाल है। अगर 2D से सवाल आता है तो ऐसा ही आएगा। कैसा, ध्यान से देखो। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम एक्स इज दिस 5t minus 2t square and y is equal to 10t, बस इतना ही है। हाँ, देन एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t is equal to 2 सेकेंड। अब जब x और y दोनों में मोशन हो रहा है तो दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, अलग अलग रखेंगे। x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x की वेलोसिटी आएगी। इसकी डिफरेंशिएशन बताइए, 5t का डिफरेंशिएशन 5, t का 1, माइनस 2t स्क्वायर में -2 कांस्टेंट की तरफ बाहर रहेगा, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4t, ये x की वेलोसिटी। y के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10। अब y की वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो y का एक्सीलरेशन 0, और x की वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो x का एक्सीलरेशन आ जाएगा बेटा -4। अब इसका एक्सीलरेशन 0, इसका -4, तो नेट एक्सीलरेशन हो जाएगा -4 मीटर पर सेकंड। अच्छा सवाल इस पे कराओ, एकदम धुआं धुआं कर दे ऐसा सवाल कराओ? नहीं, ये तो इजी सवाल है। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप एंड एक्सीलरेशन इतना, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। देख भाई, सिर्फ x का वेलोसिटी निकाल फाइनल, x की फाइनल वेलोसिटी, x की इनिशियल वेलोसिटी 2, x का एक्सीलरेशन 0.3 इनटू टाइम 10, क्या 5 आएगा? हाँ सर। y की फाइनल वेलोसिटी निकाल, y की फाइनल वेलोसिटी 5 आएगा, 5√2 तुम्हारा आंसर होगा। मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि x को अलग डील करो, y को अलग डील करो। बताओ y की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? y की इनिशियल वेलोसिटी 3, y का एक्सीलरेशन 0.2 इनटू टाइम 10, तो 0.2 इंटू 10 2 3 5, 5 आई के 5 जे के, 5 5 10 नहीं होगा, 5 5 5√2 होगा। क्लियर है? एक अच्छा सवाल कराओ, तैयार हो इसके लिए? अच्छा सवाल कराओ बेटा, एकदम अच्छा वाला सवाल कराओ। लो, ये सवाल करो बेटा, जेईई मेन 2020 का सवाल है ये। अच्छा सवाल है, करो, मजा आएगा। खुद ट्राई करो, सवाल पर हो, अटेम्प्ट करो, खुद कोशिश करो, खुद कोशिश करो बेटा, खुद कोशिश करो, पढ़ो, सवाल पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 विथ इनिशियल वेलोसिटी 5j कैप, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका y में है 5j कैप। अ पार्टिकल मूव्स इन अ xy प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन इतना, तो भाई x की एक्सीलरेशन तुम्हारी हो गई 10 और y की एक्सीलरेशन हो गई 4, y की एक्सीलरेशन 4, इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ 5j कैप है, तो x की इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो गई 0। आई में x इनिशियल वेलोसिटी नहीं था, इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ ये है और इनिशियल एक्सीलरेशन दोनों में। एट टाइम t इट्स कोऑर्डिनेट इज 20 मीटर एंड y नॉट मीटर, देन वैल्यू ऑफ t एंड y नॉट आर रिस्पेक्टिवली, मतलब कितने टाइम के बाद उसकी कोऑर्डिनेट ये हो जाएगी, कितने टाइम के बाद कोऑर्डिनेट ये हो जाएगी, और इस कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट y नॉट की वैल्यू क्या होगी। चिंता मत करना, कर पाओगे तुम बेटा, कर पाओगे तुम, कोशिश करो। x और y को अलग करो,
एक्स और वाई को अलग करो बेटा, एक्स और वाई को अलग करो। ठीक है सर, एक्स और वाई को अलग करते हैं। तो भाई मेरे टी टाइम में एक्स में 20 मीटर चला है ना, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो 20 बराबर एक्स में इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ एक्सीलरेशन 10 इंटू टी का होल स्क्वायर। यहां पे 0 से 0 कटेगा, 2 दूनी 4, 4 बराबर टी स्क्वायर, तो टी बराबर 2 सेकेंड आंसर खत्म। टी बराबर 2 सेकेंड आ गया, मतलब ये नहीं ये 2 सेकेंड आ गया। और y में देखोगे तो y में चला है y नॉट, y की इनिशियल वेलोसिटी है 5, y में टाइम तो x और y को वही होगा 2 प्लस हाफ एक्सीलरेशन 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर, ये कटेगा 2, 5 दूना 10 प्लस 4 दूना 8, 18 मीटर। 18 मीटर ये 2 सेकेंड और 18 मीटर चौथा आंसर। बताओ कैसा लगा? अच्छे सवाल है ना? अच्छा, ये कोई ऐसा सवाल है कि नीट में आ ही नहीं सकता? कि नीट में आ सकता है? ईमानदारी से बताओ, क्या ये ऐसा सवाल है कि नीट में आ ही नहीं सकता? कि नीट में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं? ईमानदारी से बताओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ईमानदारी से बताओ। जैसे जेईई मेन 2020 का ये सवाल है एक, क्या सवाल है? पढ़ के देख भाई, देख के पता चल जाएगा कि ये किया हुआ सवाल है। कैसे? देख, वेक्टर पोजीशन वेक्टर कॉस ओमेगा टी आई कैप साइन ओमेगा टी जे कैप। अब पोजीशन वेक्टर कॉस ओमेगा टी आई कैप मतलब ये एक्स है, और पोजीशन वेक्टर साइन ओमेगा टी जे कैप मतलब ये वाई है, ओमेगा टी जे कैप। अब एक्स है कॉस में, वाई है साइन में, मतलब सर्कल पे ऑब्जेक्ट चल रहा है। ये तो देख के पता चल गया। और सर्कल पे ऑब्जेक्ट जब चल रहा होता है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि इसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ होता है, वेलोसिटी इधर होता है और पोजीशन वेक्टर इधर होता है। करो, v इज परपेंडिकुलर टू r एंड a इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। सही है, v एंड a आर परपेंडिकुलर टू r। नहीं, एक्सीलरेशन r के अपोजिट होता है। v इज पैरेलल टू r, नहीं, v इज परपेंडिकुलर टू r। वेलोसिटी तो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा सर्कुलर मोशन में। v इज परपेंडिकुलर टू r, हाँ, एंड a इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, नहीं, टुवर्ड्स द ओरिजिन। पहला आंसर। बताइए इसमें कहां रॉकेट साइंस लग रहा है? कहां रॉकेट साइंस है? बताओ। पहला आंसर खत्म। आइए ये सवाल करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट ऑन द पाथ। हाँ, किसी भी इंस्टेंट पे, मान लो ऐसे पाथ पे पार्टिकल चल रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट पे उसकी जो वेलोसिटी होती है पाथ के टेंजेंट डायरेक्शन में ही होता है। क्लियर है ये बात? ओके। डी मॉड ऑफ डीवी बाई डी टी, देखो डी बाई डी टी ऑफ मॉड वी, देखो वी वेक्टर वेलोसिटी होता है, अगर मॉड लगा दो तो ये स्पीड होता है। क्लियर है? ओके सर। तो मॉड भी स्पीड होता है, तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो गया, इज अ कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन जो अलोंग द टेंजेंट होगा, बीच इज 90 डिग्री फ्रॉम द वेलोसिटी। गलत है बेटा, टेंजेंट एक्सीलरेशन वो एक्सीलरेशन होता है जो वेलोसिटी के अलोंग हो, और नॉर्मल एक्सीलरेशन वो होता है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। तो ये आपका गलत है और ये आपका सही है। बताइए कौन सा आंसर देंगे? थर्ड, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्या पूरा का पूरा हर वैरायटी का सवाल कवर हो रहा है? हर वैरायटी का सवाल कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ यार। चलो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर देते हैं, थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं। देख भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ मोशन अंडर ग्रेविटी। कैसे? कुछ नहीं, अगर u वेलोसिटी से मैंने इधर फेंका थीटा एंगल पे, तो ये होगा इसकी x वेलोसिटी और ये होगी इसकी y वेलोसिटी। y वाला जो मोशन है साहब, y वाला जो मोशन है साहब, ये मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा होगा, और x वाला मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्यों? क्योंकि x में तो एक्सीलरेशन है नहीं, एक्सीलरेशन तो इधर है। बस इतना तुम समझ गए कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2D मोशन ऑफ 1D अलोंग x प्लस 1D अलोंग y। x एक्सिस वाला यूनिफॉर्म मोशन होता है और ये मोशन अंडर ग्रेविटी होता है। अगर ये बात तुम समझ गए तो बताओ, सवाल करने में तुम्हें कहीं दिक्कत आएगी इसकी? नहीं। अब मान लो तुमसे पूछता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी, सॉरी, प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। सुन ध्यान से, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा y की वर्टिकल वेलोसिटी 2ui बाई जी। खत्म सर, ये मोशन अंडर ग्रेविटी में होता है, ये इसमें भी यही होता है। अब मान लो ये u है, इसका कंपोनेंट वर्टिकल क्या होगा? u साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल क्या होगा? u कॉस थीटा। u कॉस थीटा, ये तो कांस्टेंट रहता है। हाँ, अब बताओ ui u साइन थीटा है, यहां पे रख दो u साइन थीटा, तो बताओ क्या हो गया? 2u साइन थीटा बाई जी। एकदम सही है। मैक्सिमम हाइट क्या होगा? तो मैक्सिमम हाइट वर्टिकल वेलोसिटी पे तो डिपेंड करेगा, ui का होल स्क्वायर बाई 2g। रेंज क्या होगा? सर x की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट।
रख दो, आंसर आ जाएगा। बताओ सोच के कि सही है कि नहीं। हाँ, इसके बाद कुछ स्पेशल केस होते हैं जो तुमको याद रहना चाहिए। क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट बता दिया, हाइट बता दिया, रेंज बता दिया, एकदम इजी है ये। उसके बाद रेंज और हॉरिजॉन्टल रेंज में और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन होता है आर टेन थीटा बराबर 4h। क्या ये स्पेशल केस है कि हर प्रोजेक्टाइल में वैलिड है? बताओ, क्या ये सारे प्रोजेक्टाइल में वैलिड है कि स्पेशल केस है? ये हर प्रोजेक्टाइल में वैलिड है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को यू से फेंकोगे तो उसके मैक्सिमम हाइट और रेंज में रिलेशन होता है आर टेन थीटा बराबर 4h। हाँ, रेंज मैक्सिमम होती है 45 डिग्री पे, मैक्सिमम रेंज की वैल्यू होती है यू स्क्वायर बाई जी। मैक्सिमम रेंज के केस में जो हाइट होता है वो यू स्क्वायर बाई 2g होता है। मैक्सिमम रेंज के केस में जब थीटा 45 रखते हैं तो हाइट होता है यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g। सारे केस में वैलिड होता है, नहीं ओनली ग्राउंड टू ग्राउंड। अरे भाई, ओनली ग्राउंड टू ग्राउंड में तो मैक्सिमम हाइट डिफाइन होगा। अब यहां पे एक सवाल है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने यूए स्पीड से फेंका, इसका पाथ ये ए प्रोजेक्टाइल है। दूसरे को मैंने यूबी स्पीड से फेंका, इसका एंगल अल्फा है, इसका एंगल बीटा है। तो दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट में कंपेयर करो, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्या दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होगा? कि ए का टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, कि बी का टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, कि तुम चोमू हो? क्या सही आंसर है? सही आंसर तो सर चौथा ही लग रहा है। नहीं, सही ऑप्शन पहला होगा। क्योंकि दोनों का बेटा मैक्सिमम हाइट सेम है। क्या? हाँ सर, दोनों का मैक्सिमम हाइट दोनों के इसमें सेम है, और मैक्सिमम हाइट सेम है तो वर्टिकल वेलोसिटी सेम होगी। वर्टिकल वेलोसिटी होगा सेम तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आएगा। वर्टिकल वेलोसिटी अगर सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर है? अब नीट 2012 का सवाल देखिए क्या है। हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल। अभी तो हमने पढ़ा था आर टेन थीटा बराबर 4h। अगर दोनों इक्वल है तो ये कट जाएगा। देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो टेन थीटा बराबर 4, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 4। ओ भाई साहब, धुआं धुआं हो गया। दूसरा जवाब 4g होगा। बच्चे कुछ कह रहे 4g, तो मिसप्रिंट होगा कहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। कहां पे 4g होगा बेटा? यहां पे 4g होगा क्या? हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अच्छा हाँ, ये 4g आएगा ना भाई। जब थीटा को 45 रखोगे तो साइन 45 1/√2 का होल स्क्वायर, हाँ यू स्क्वायर बाई 4g। जब थीटा आप 45 रखेंगे। यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी गुड मैन, वेरी गुड, यू आर गुडी गुडी मैन। नीट 2013 का सवाल देखो। एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है 2i कैप प्लस 3j कैप से। कितने से प्रोजेक्ट किया है? 2i कैप प्लस 3j कैप। जब ये कोलाइड होगा तो x की वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं होगी, ये तो सेम ही रहेगा। हाँ, y की वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी मोशन अंडर ग्रेविटी के कंसेप्ट से। तो 2i माइनस 3j कैप क्या होगा आंसर? 2i माइनस 3j कैप। क्या ये बात आपको समझ में आता है? क्या ये बात आपको समझ में लगता है? एक ऑब्जेक्ट को 45 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट किया, एक को 45 प्लस थीटा से प्रोजेक्ट किया, तो उनके हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो क्या होगा? जब भी ऐसा एंगल जिनके सम 90 डिग्री हो जाए, जब भी ऐसा एंगल ऑफ दो प्रोजेक्शन जिन दोनों का सम 90 डिग्री हो जाए, उसको कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। उस पर रेंज हमेशा सेम आता है, तो 1:n आंसर होगा। जैसे अल्फा और बीटा की हम बात करें, अगर ये 30 है 60 है, सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया तो रेंज सेम होगा। अगर ये 37 है 53 है, रेंज सेम होगा। अगर ये 80 डिग्री या 10 डिग्री है, रेंज सेम होगा। अगर ये 25 डिग्री या 75 डिग्री तो रेंज सेम नहीं होगा। क्यों? 25 और 75 तो 100 हो जाता है। 90 होना चाहिए बाबू भैया, 90 होना चाहिए। मानते हो ये बात? अरे कितने लोग मानते हैं? अगर मानते तो लिखेंगे मानते हैं, बस कमेंट में सिर्फ देखना लिखना चाहिए मुझे मानते हैं। भाई मानते हैं। मिसाइल इज फायर्ड फॉर द मैक्सिमम रेंज, मतलब 45 डिग्री पर फायर किया है, एंड इनिशियल वेलोसिटी इतना, इफ जी इज इतना, देन रेंज ऑफ द मिसाइल इज, अरे भाई रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई जी। तो यू की वैल्यू 20, 20 का होल स्क्वायर 400 बटा 10, 40 मीटर आएगा। साइन 91 हो गया, 40 मीटर आएगा भाई, 40 मीटर आएगा। मानता है ना भाई? मानता रे भाई, रे भाई बढ़िया रे भाई। देख यहां पे, when range is same at two different angle of projection with same speed। हाँ भाई, तो कंप्लीमेंट्री एंगल की बात है भाई, थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 होगा। उस केस में दोनों हाइट का जो रेशियो होगा
tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, और दोनों टाइम का जो रेशियो होगा वो tan थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। मेरी बात समझ, बात सुन कि अगर तूने u स्पीड से फेंका थीटा 1 पे और u स्पीड से फेंका थीटा 2 पे, दोनों में रेंज सेम आ गया, तो हाइट सेम थोड़ी ना होगा। हाइट का जो रेशियो आएगा वो tan स्क्वायर, पहला एंगल tan स्क्वायर थीटा 1 के प्रोपोर्शनल होगा, और टाइम का रेशियो tan थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करेंगे अगर अपन, कर लेते हैं ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का ये वाला रिलेशन y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर आपको याद होना चाहिए। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस 1 एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर आपको याद होना चाहिए। ये नहीं भी याद तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका रिलेशन आप निकाल लेंगे, लेकिन ये वाला आपको रिलेशन याद होना चाहिए। क्लियर है भाई? चलो मेंस 2011 का सवाल देखो। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल, भाई एलिवेशन एंगल होता है tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, याद रख लो। एलिवेशन एंगल होता है tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। कैसे निकालते हैं? बहुत आसान है, बहुत आसान है। मान लीजिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, ठीक है, तो एलिवेशन एंगल होता है मैक्सिमम हाइट का कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कितने एंगल पे देख रहे हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा बाई 2, tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा बाई 2। नेक्स्ट सवाल देखिए भाई, नेक्स्ट सवाल देखिए। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। अर्थ से 5 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया at an angle theta with a horizontal. Another projectile is fired from the another planet with a velocity 3 मीटर पर सेकंड, वहां पे 3 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया था, सेम एंगल, इस एंगल सेम है। ट्रेजेक्ट्री विच इज आइडेंटिकल विथ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम द अर्थ, दोनों का ट्रेजेक्ट्री सेम है, मतलब रेंज सेम होगा। देन वैल्यू ऑफ एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, भाई रेंज का फॉर्मूला क्या होता? स्पीड का होल स्क्वायर, एंगल बराबर तो एंगल को गोली मारो, बटा एसिलेशन जी बराबर, यहां पे स्पीड का होल स्क्वायर बराबर जी डैश, खत्म। u कितना है? 5, 5 का होल स्क्वायर 25 बटा 10, 25 बटा 10 इज इक्वल टू 9 बटा जी डैश। तो 5 से कैंसिल करोगे 5, ये हो गया 2, तो जी डैश बराबर हो जाएगा 18 बटा 5, डी डैश बराबर हो जाएगा 18 बटा 5, मतलब 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, ये फर्स्ट आंसर आएगा। सवाल पढ़ो और कह रहा है रेंज सेम है। क्या कह रहा? रेंज सेम है। क्या कह रहा? रेंज सेम है, तो कर दिया ना हमने रेंज सेम, कर दिया हमने रेंज सेम। चलिए ये नीट सॉरी जेई मेन 2023 का सवाल कर लीजिए, करिए जेई मेन 2023 का सवाल करिए और बताइए कि नीट का पूछा हुआ है कि नहीं। ये सवाल जेई मेन 2023 का सवाल है और बताइए कि नीट का पूछा हुआ सवाल है कि नहीं है। करिए इसको और बताइए कि नीट का पूछा हुआ सवाल है कि नहीं। फटाफट करिए और बताइए नीट के पूछा हुआ सवाल है कि नहीं। √3/2u, हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होता है u cos थीटा होता है, और ये √3u/2 है, तो भाई u से u कटेगा, cos थीटा आ गया √3/2, तो थीटा हो गया तुम्हारा 60 डिग्री। ना 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 ना, √3/2 थीटा हो गया 30 डिग्री। तो यहां से रेंज निकाल लीजिए, तो यहां से रेंज निकाल लीजिए। ये 4, 2, 3 सब आंसर देगा क्या यार? कह रहा है बी आएगा आंसर। चल देखते हैं, चल देखते हैं। तो रेंज बोल, रेंज होता है u स्क्वायर और साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो u स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा 2 डिवाइडेड बाई जी। अगर तेरा थीटा 30 डिग्री है तो साइन थीटा आ जाएगा तेरा हाफ और ये हो जाएगा √3/2। तो 2 से 2 कटेगा एक, तो √3u स्क्वायर बाई जी आंसर आएगा। √3u स्क्वायर आना चाहिए ना, u स्क्वायर नहीं लिखा गलती से, क्या था u स्क्वायर आएगा भाई। अच्छा टाइम पूछा है, ओ भाई साहब यही वाली गलती तो तुम्हें एग्जाम में नहीं करनी है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। टाइम हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, तो 2u/g और 30 डिग्री है तो साइन 30 होता है हाफ, तो 2 से 2 कटेगा u/g। मैं बताऊं नीट का पूछा हुआ सवाल है, उसमें रेंज पूछा था, इसलिए मैंने बोला सोचा नीट का पूछा हुआ सवाल है उसमें रेंज पूछा था, बी आंसर हो जाएगा। और बाकी लोग जो चौथा जवाब दे रहे थे ना मेरे जैसे थे वो सब के सब। नेक्स्ट देखिए भैया, 2 प्रोजेक्टाइल ऑफ द सेम मास विथ वेलोसिटी आर थ्रोन एट एन एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, देन विच विल रिमेन सेम। भाई साहब बात तो हुई थी कि एंगल 60, 30, 90, तो रेंज सेम होगा, रेंज सेम होगा।
चलो यहां देखो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो आप वर्टिकल वेलोसिटी तो कुछ दे नहीं रहे हैं, ये तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सिर्फ आपने दिया है, तो इस वेलोसिटी से हमेशा साहब ये आगे जाते जाएंगे। तो सर वर्टिकल वेलोसिटी क्या मानेंगे? वर्टिकल वेलोसिटी हम मानेंगे 0। तो वर्टिकल वेलोसिटी में ड्रॉप का केस हो जाएगा ये। तो इसको नीचे गिरने में जो टाइम लगेगा बेटा वो लगेगा √2h/g। मानते हैं ये बात? हाँ सर, नीचे गिरने में जो टाइम लगेगा वो होगा √2h/g। देखो टाइम ये हो गया, और रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा आपका x की वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ लाइट, x की वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ लाइट। स्ट्राइक जब करेगा तो हम जानते हैं वो x और y में अलग अलग इक्वेशन में मोशन लगाएंगे, तो x की वेलोसिटी तो हमेशा u रहेगी, y की वेलोसिटी हो जाएगी √2gh। अब इनका वेक्टर सम करके हम नेट वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। t टाइम के बाद अगर वेलोसिटी पूछा जाए, t टाइम के बाद, तो t टाइम के बाद x की वेलोसिटी उतनी रहेगी, y की वेलोसिटी हो जाएगी gt। क्यों भाई? तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, y में एक्सीलरेशन g है, तो y की वेलोसिटी हो जाएगी gt। इन दोनों का वेक्टर सम निकाल लेंगे, ये नेट स्पीड पता चल जाएगा। क्या क्लियर है यहां पे सारी चीजें? अब एक सवाल लिखा है मैंने, देख लीजिए ध्यान से। फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज एंड एंगल एट विच बॉल विल कोलाइड विथ ग्राउंड। मैंने बॉल को 30 मीटर पर सेकेंड से x में फेंका है, हाइट है 80 मीटर का, तो ये बॉल कितने आगे टकराएगी, रेंज बताइए। और जब ये कोलाइड कर रहा होगा तो ग्राउंड से कितने एंगल पे टकराएगा ये भी बताइए। कैसे निकालेंगे? तो देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं u स्पीड से आगे फेंक दूं और एक ऑब्जेक्ट b को मैं ड्रॉप करूं, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट नीचे गिरने का सेम होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 और इसकी भी वर्टिकल वेलोसिटी 0। तो जब भी हॉरिजॉन्टल में फेंका जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो आराम से निकाल लेंगे आप, √2h/g। ध्यान से देखिए, 2g की वैल्यू बताओ, सॉरी h की वैल्यू बताओ, 80 डिवाइडेड बाई g की वैल्यू 10, कटेगा √16 मतलब 4 सेकेंड। तो टाइम फ्लाइट 4 सेकेंड, तो रेंज क्या हो जाएगा? x की वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, 4 गुना x की वेलोसिटी कितनी है? 30 गुना 4, 120 मीटर। ये तो कोई भी निकाल देगा। कितने एंगल पे टकराएगा ये बताओ सर, कितने एंगल पे टकराएगा? x की वेलोसिटी टकराते समय तो वही 30 रहेगी, और y की इनिशियल वेलोसिटी थी 0, और 4 सेकेंड में वेलोसिटी हो जाएगी 40। ओ भाई 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 भाई, अब ध्यान से देखना, हॉरिजॉन्टल तो 30 रहेगा, वर्टिकल हो जाएगा 40, इस लाइन पे आके टकराया है तो कितने एंगल पे टकराएगा? तो tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा बेस 4/3, तो अल्फा हो जाएगा 53 डिग्री। क्या बात है यार, मतलब सच में मजा आ गया। हर बच्चे का जवाब 53। भाई क्या खा के आए हो आज, सही सही बताओ। कुछ जड़ी बूटी हाथ लग गया क्या तुम्हारे? मजाक की बात नहीं है, कुछ तो लोचा है, कोई जड़ी बूटी तुम्हारे हाथ लगा है भाई मेरे, कोई तो जड़ी बूटी हाथ लगा है। देखो यार दोस्त, पार्टिकल A is dropped from the height and another particle B is projected horizontal direction with speed 5 meter per second from the same height. Then correct option is particle A reach the ground first back, B reach the ground first simultaneously. ये आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रिवरमैन प्रॉब्लम। देखो, अपनी जान से अगर मिलना है तो तुम्हें पूरी जान लगाना पड़ेगा। मतलब ये है रिवर, रिवर में, नदी में पानी बह रहा है बड़े बहाव से, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर है vr। तुम यहां हो और तुम्हारी जान तुम्हें बुला रही, वो यहां है, ये तुम्हारी जान है। अगर तुम अपनी जान से मिलना चाहते हो तो बताओ किस डायरेक्शन में स्विमिंग स्टार्ट करोगे कि तुम मिनिमम टाइम में मिल पाओ। समझना, रिवर है, रिवर की वेलोसिटी ये है vr, मतलब रिवर कहां फ्लो कर रही है? आगे। ये क्या है बेटा? वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है साहब, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, और तुम यहां पे बैठे हो, तुम अपने जान से मिलना चाहते हो। अपने जान से मिलने के लिए तुम एकदम बेताब हो, मिनिमम टाइम में मिलना चाहते हो, तो किधर स्विमिंग करोगे? ए में, बी में कि सी में? बताओ, अपने जान से मिलने के लिए मिनिमम टाइम में किधर स्विमिंग करोगे? ए में, बी में कि सी में? चलो 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 बताओ, ए में, बी में कि सी में? मिनिमम टाइम का केस है रे बाबा, मिनिमम टाइम का केस है रे बाबा, मिनिमम टाइम का केस है रे बाबा। क्या कहती है पब्लिक? बी। कुछ ए वाले जनता है, ए वाले जनता गलत है।
क्यों? क्योंकि देखो ये जो रिवर का फ्लो है वो किधर है? एक्स में। एक्स की वेलोसिटी मतलब रिवर का जो फ्लो है, क्या आपको आपकी जान से मिला देगा? नहीं, रिवर का फ्लो तो एक्स में है, वाई में मुझे थोड़ी ना धक्का देके ले जाएगा। क्या आपको अपने जान से मिलने से क्या एक्स की वेलोसिटी रोक लेगा? नहीं, आपको तो वाई में जाना है मिलने के लिए। तो फिर तो अगर अपनी वेलोसिटी आप इधर देते हो तो आपकी वेलोसिटी की दो कंपोनेंट होगी, एक ऊपर और एक एक्स में। तो आपको कौन मिलाएगा? सिर्फ ये। तो आपके जो क्षमता है उसका एक कंपोनेंट ऊपर जा रहा, मतलब आप पूरी जान लगा के नहीं जा रहे मिलने। अगर आपको अपनी जान से मिलना है तो पूरी जान आपको अपनी जान की तरफ लगाना पड़ेगा। मतलब कि आपको इस लाइन में स्विमिंग करना पड़ेगा। बी इज योर करेक्ट आंसर। बी इज योर करेक्ट आंसर। सर क्यों? सुन मेरी बात, मैं जो कह रहा हूं ना अपने दिल में उतार ले, सवाल आएगा तो गलत नहीं होगा, यह गारंटी देता हूं। क्या एक्स की वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी, क्या इस आदमी को अपनी जान से मिला देगा? सर नहीं, एक्स की वेलोसिटी तो एक्स में है, उसकी मदद वाई में तो नहीं लगेगी। मतलब अगर मैं जल्दी मिलना चाहता हूं तो मैं इधर भागू कि सीधा भागू? सर सीधा भागो। लेकिन जब सीधा भागोगे तो आपकी पूरी वेलोसिटी इसको मिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन रिवर की वेलोसिटी की वजह से आप थोड़ा सा आगे फ्लो कर जाओगे। हां, तो मैं एक्चुअल में यहां पहुंचूंगा, वो सही बात है, लेकिन मेरी वेलोसिटी पूरी की पूरी हमेशा इस तरफ रहेगी। तो मिलने में जो मिनिमम टाइम लगेगा विड्थ ऑफ द रिवर बटा वीएम होगा। टाइम में कभी भी रिवर की वेलोसिटी आ ही नहीं सकती है, टाइम में रिवर की वेलोसिटी कभी आ ही नहीं सकती है। तो देखो ध्यान से, फॉर मिनिमम टाइम मैन विल स्विम एट 90 डिग्री फ्रॉम फ्लो ऑफ द रिवर। मतलब एग्जैक्टली रिवर के 90 डिग्री पर मैन जाएगा, फ्लो ऑफ रिवर से 90 डिग्री पर मैन जाएगा, तभी तो टाइम बराबर होगा डी बाई बी एम। सर 90 डिग्री पे जाएगा तो रिवर थोड़ा उसको आगे ड्रिफ्ट कर लेगी। हां, तो मैन यहां पहुंचेगा, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट एक्स में हुआ है तो ड्रिफ्ट बराबर एक्स की वेलोसिटी इंटू टाइम, टाइम रहा डी बाई वी एम, वी आर इंटू डी बाई वी एम। बोलो चमका कि नहीं? बताओ चमका कि नहीं? बताओ चमका कि नहीं? सर लेकिन यहां पे अगर जल्दी पहुंचना है तो सर हमको तो लग रहा था कि इधर भागना चाहिए क्योंकि नदी आगे खींच रही। अगर आदमी इधर भागता, मान लो वर्टिकल से कुछ थीटा एंगल पे, तो इस वीएम का दो कंपोनेंट होता। एक वीएम का कंपोनेंट होता ये वीएम कॉस अल्फा और एक इधर होता वीएम साइन अल्फा। सर हम ऐसा सोच रहे थे, नहीं गलत सोच रहे थे। क्यों? इसकी पूरी वेलोसिटी नदी को क्रॉस करा रहा है क्या? नहीं, पूरी वेलोसिटी तो नदी को नहीं क्रॉस कर रहा। कितनी वेलोसिटी नदी को क्रॉस करा रहा? वीएम कॉस थीटा। अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचे तो आपके वीएम का ये कंपोनेंट पीछे वीआर के बराबर होना चाहिए ताकि आप एक्स में ड्रिफ्ट ना करें। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा वी आर बाई वी एम। हाँ, और नदी को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा इस पर लगेगा डी बटा वी एम कॉस अल्फा। और ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? सर 0। क्यों ड्रिफ्ट 0? क्योंकि आप इस लाइन पे गए, यहां से फ्लो ऑफ द रिवर से 90 से भी ज्यादा एंगल गए हैं, तो वर्टिकल से अगर अल्फा एंगल हम लेते हैं तो फ्लो ऑफ द रिवर से हो जाएगा 90 प्लस अल्फा। इस वीएम का एक कंपोनेंट ड्रिफ्ट होने से रोक रहा है, तभी तो अपनी जान के एकदम पास पहुंचना चाहते हैं। तो दो केस होता है, आप अपनी जान से जल्दी मिलना चाहते हैं कि एकदम जान के पास पहुंचना चाहते हैं? बताइए क्या चाहते हैं आप? अपनी जान से जल्दी मिलना चाहते हैं तो पूरी क्षमता से इधर भागिए, कम टाइम में रिवर क्रॉस कर लेंगे। और एकदम जान के पास जाना चाहते हैं तो आपका कैलकुलेशन सही था जो आपने सोचा था। बताइए क्या चाहते हैं आप जीवन में? जान से जल्दी मिलना चाहते हैं कि जान के पास जाना चाहते हैं? बताइए। अब नीट 2019 में सवाल पूछा, स्पीड ऑफ द स्विमर इन ए स्टिल वाटर इज वीएम 20 है, द स्पीड ऑफ द रिवर इज 10 एंड फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ बह रहा है नदी। इफ ही स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब बताओ ये क्या चाह रहा है? ये आदमी क्या चाह रहा है? ये आदमी क्या चाह रहा है? बताओ ये आदमी क्या चाह रहा है? सर ये आदमी चाह रहा है जान के पास पहुंचना, तो ऑब्वियस सी बात है इधर भागेगा वर्टिकल से कुछ थीटा एंगल पे। बताओ वीएम का ये कंपोनेंट क्या होगा? वीएम साइन थीटा बराबर वीआर। वीआर तुम्हारा 20 है और वीएम नहीं, वीआर तुम्हारा 10 है, वीएम तुम्हारा 20 है इंटू साइन थीटा, तो ये कट के हो जाएगा इधर हाफ, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। 30 डिग्री परपेंडिकुलर जाओगे। तो मेक द स्ट्रोक विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्ट,
तो ऑब्वियस सी बात है, ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ से 30 डिग्री इधर, नॉर्थ से 30 डिग्री किधर जाओगे, वेस्ट की तरफ, ये आंसर आएगा। दूसरा, दूसरा सही है क्या, दूसरा सही है क्या। अब इसी में एक सवाल जेईई मेन में भी पूछा, देखो 18 मार्च अभी अभी पूछा है 2023, सर अभी 18 मार्च 2023, हाँ सर जस्ट एक महीने पहले। क्या सवाल देखिए, पर्सन इज स्विमिंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 120 डिग्री विथ द फ्लो एंड रीचेज टू द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, देन स्पीड ऑफ द फ्लो इज x मीटर पर सेकेंड, देन वैल्यू ऑफ x इज। इतना आसान किसी ने सोची ना होगी कि इतना आसान सवाल भी बनता है। बताओ, फ्लो से 120 डिग्री, तो यहां से तो 30 ही हुआ, यहां से तो 30 ही हुआ, हाँ सर। तो पर्सन इज स्विमिंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 10, तो 10 साइन 30 बराबर x, तो x बराबर हो जाएगा 5। बताइए, एक 20 कह रहा, रे चचा सुन, अगर स्पीड ऑफ द फ्लो 20 हो जाए और तू 10 से तैर रहा, तो कभी भी अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगा। अपोजिट पॉइंट पे तभी पहुंच पाएगा जब तेरी स्पीड ज्यादा हो, रिवर की कम हो। ये तो छोटा सा बुद्धि लगा ले, अपोजिट पॉइंट पे तभी पहुंच पाएगा जब तुम्हारी वेलोसिटी ज्यादा हो और रिवर की कम हो, तभी अपोजिट पॉइंट पे पहुंच पाओगे, तभी अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाओगे मेरे भाई। कंडीशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, याद रखना। कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है v, ये v स्पीड से इधर चल रहा, a v स्पीड से इधर चल रहा, दोनों के बीच में डिस्टेंस है d, तो इनके बीच मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डायरेक्टली याद रख लो, मिनिमम डिस्टेंस होता है d/√2, ठीक है, d/√2। कंडीशन ऑफ कोलिजन ये होता है कि उनकी रिलेटिव वेलोसिटी, उनके रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरी की वेलोसिटी, उनके रिलेटिव पोजीशन के अपोजिट होना चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है सर, va वेक्टर माइनस vv वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा, बराबर माइनस ऑफ ra माइनस rb बटा मॉड ऑफ ra माइनस rb। भाई साहब, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी उनके रिलेटिव पोजीशन के लॉन्ग होगी तभी तो कोलिजन होगा। तो ये होता है आपका कंडीशन ऑफ कोलिजन। क्या होता है, कंडीशन ऑफ कोलिजन। नेक्स्ट देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक बात बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अभी अभी हमने बात किया था, इज अ यूनिफॉर्म मोशन की नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बताओ भाई। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन की नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जल्दी बताइएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन की नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्चुअल में मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ एक्सीलरेशन कैसा होता है, एक्सीलरेशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन कैसा होता है, कांस्टेंट की वेरिएबल। तो याद रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ 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 अरे विथ 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 जनता क्या कहती, विथ जनता क्या कहती, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या बात कर रहे हो, ये तो धोखा है साला। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मतलब मैं नहीं पढ़ रहा, ये नाम किसने रखा है, ये तो धोखा देने वाली बात हुई यार। ये कोई तरीका होता है क्या यार, ये कोई तरीका होता है यार। बोल दिया यूनिफॉर्म, और साला ना तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है ना एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, ऐसा क्यों यार। अरे यार दोस्त, मैं नहीं, मैं जा रहा हूं, घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, मैं नहीं पढ़ूंगा अब। हालांकि यूनिफॉर्म क्यों लिखा, तो यूनिफॉर्म इसलिए लिखा क्योंकि इसका एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज इन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट होता है, मतलब हर एक सेकंड में सेम एंगल ट्रेवल करता है। अगर ये अल्फा 1 सेकंड में ट्रेवल किया, थीटा 1 सेकंड में ट्रेवल किया, बीटा 1 सेकंड में ट्रेवल किया, तो इसका ओमेगा कांस्टेंट होता है, मतलब इसका एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होता है, ठीक है। और एंगुलर स्पीड हम कहते हैं v बराबर आर ओमेगा, रेडियस तो तुम्हारा कांस्टेंट ही है, तो लीनियर स्पीड भी इसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन डायरेक्शन बदल रहा होता है। डायरेक्शन इसका क्या रहता है, वेरिएबल, ठीक है। डायरेक्शन कैसा रहता है, वेरिएबल, क्लियर है। रेन मैन कराऊंगा अभी, ये देख। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्चुअल में क्या होता है कि लीनियर स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट
आर कांस्टेंट तो ओमेगा कांस्टेंट होता है, ठीक है भाई, लेकिन डायरेक्शन हमेशा बदल रहा होता है। अब रेट ऑफ चेंज इन स्पीड होता है टेंजेंशियल एसिलेशन, तो टेंजेंशियल एसिलेशन आपका हो गया 0। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो वर्क डन हो जाएगा 0। एसी बड़ा होता है वी स्क्वायर बाई आर, एसी एवरेज होता है वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2। इसमें वेलोसिटी और एसिलेशन में एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री। अब इसका एसिलेशन हम वेरिएबल क्यों बोलते हैं? एसिलेशन तो आपने लिख दिया वी स्क्वायर बाई आर, सिर्फ एसिलेशन इसलिए वेरिएबल होता है कि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है लेकिन इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा होता है। क्या ये चमक गया आपको? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड बदल रहा होता है। अब स्पीड बदल रहा होता है तो इसके दो केस हो जाएंगे स्पीड वेरिएशन के। एक केस तो हो जाएगा बेटा कि अगर जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल एसिलेशन हो जाएगा तो स्पीड बढ़ेगा, और एसी तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए चाहिए तो नेट एसिलेशन इधर आएगा। और अगर जिधर जा रहा है उसके अपोजिट में टेंजेंशियल एसिलेशन आ गया, सेंट्रीपिटल एसिलेशन तो सेंटर की तरफ होगा तो नेट एसिलेशन इधर आएगा। तो नेट एसिलेशन और वेलोसिटी के बीच में अगर एंगल 90 से बड़ा हो तो स्पीड घटेगा, और नेट एसिलेशन और वेलोसिटी के बीच में अगर एंगल 90 से कम हो तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा, और नेट एसिलेशन और वेलोसिटी के बीच में अगर 90 का एंगल है तो स्पीड आपका कांस्टेंट रहेगा। क्या मैं साफ साफ शब्दों में सब कुछ अच्छे से बता दिया? स्पीड वेरिएबल तो वेलोसिटी वेरिएबल, नेट एसिलेशन होगा। देखो 80 और एसी परपेंडिकुलर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड का सम यहां पे इस तरीके से निकालेंगे। स्पीड इंक्रीजिंग होगा जब थीटा 90 से कम है, स्पीड डिक्रीजिंग होगा जब थीटा 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। क्या मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर दोनों चीजें बहुत अच्छे समझा चुका? क्या मैं क्रिस्टल क्लियर दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझा चुका? 1996 का सवाल करो। अ बॉडी इज विजल्ट इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, ठीक है, हैज एन एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड, एंड व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ? अरे v बराबर आर ओमेगा, रेडियस तुम्हारा 20 सेंटीमीटर है और ये तुम्हारा 10 है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो तो 100 से ये 0 से 0 कटेगा 2 आएगा, तो 2 रेडियन पर सेकेंड आंसर आएगा, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। डी इज योर करेक्ट आंसर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, देखो एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है? दोनों में से कुछ नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी तब होता जब रिवॉल्यूशन पर सेकंड होता। अभी तुम्हें दिया है 120 आरवीएस पर मिनट। इस 1 मिनट को कितना सेकंड लिख सकते हो? 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा 120 बाई 60 आरवीएस। 0 से 0 कटेगा, 2 आरवीएस आ गया, ठीक है, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी आ गया तुम्हारा। तो ओमेगा तुम निकाल सकते हो 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू 2, 4 पाई, ये ओमेगा 4 पाई हो गया। बहुत बढ़िया। अब तुम यहां से देखो बेटा, अब तुम यहां से देखो सेंट्रीपिटल एसिलेशन क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर तो 4 पाई स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या दी हुई है? एंगुलर स्पीड, अच्छा ओमेगा ही पूछा है तो 4 पाई आंसर हो जाएगा। अरे यार मैं तुम्हें एसिलरेशन निकालने चला गया। सेंट्रीपिटल एसिलेशन बेटा जो आपने पढ़ा था ना वी स्क्वायर बाई आर, उसको हम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं ना, उसको हम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बहुत तरकता बरकता एनसीईआरटी पीएमटी का सवाल है। द एंगुलर स्पीड ऑफ द, अरे अभी तो कर लिया हमने ये सवाल। नेक्स्ट देखिए, पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन अ कांस्टेंट सर्कल ऑफ रेडियस आर ए एंड आर बी with speed v and vv respectively, then time period of the rotation is the same, then ratio of their angular speed। देखो एंगुलर स्पीड होता है 2 पाई बाई टी, यही तो होता है एंगुलर स्पीड 2 पाई बाई टी। अगर टाइम पीरियड सेम कर दिया तो हमें v बराबर आर ओमेगा सोचना ही नहीं है, यहां पे एंगुलर स्पीड का रेशियो 1:1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा एंगुलर स्पीड का रेशियो चाचा? 1:1 हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? बहुत सही है सर, झमाझम चल रहा है एकदम, मजे आ गए, मजे आ गए। नीट 2001 का सवाल है। टू पार्टिकल हैविंग मास कैपिटल एम और स्मॉल एम मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस कैपिटल आर स्मॉल आर, द टाइम पीरियड आर सेम, द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अरे यार देखो v बराबर आर ओमेगा यूज करोगे तो हमें रेडियस तो पता ही नहीं, पर पता है कैपिटल आर स्मॉल आर है। अच्छा हमें वेलोसिटी पता है क्या? नहीं। हमें क्या पता है? हमें पता है कि टाइम पीरियड सेम है। अगर टाइम पीरियड सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो 1:1 आएगा। उड़ीसा नीट 2020 का ये सवाल है भाई साहब। क्या? पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है और चलना शुरू कर दिया, मतलब कुछ ना कुछ 80 तो होगा। इट अटैन अ वेलोसिटी v0 मीटर पर सेकेंड इन द nth राउंड, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी। अच्छा तो इसने क्या पूछा है? एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है। तो ठीक है भाई, ये तो एंगुलर एक्सेलरेशन ही पूछा है। तो काम करते हैं ना,
nth राउंड मतलब एक राउंड में ऑब्जेक्ट कितना एंगल चलता है 2 पाई, तो nth राउंड में कितना एंगल चलेगा n इंटू 2 पाई। nth राउंड है ना भाई, तो nth राउंड में कितना एंगल चलेगा n इंटू 2 पाई। अब यहां पे थर्ड इक्वेशन में मोशन लगा दो, फाइनल ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल ओमेगा का होल स्क्वायर बटा 2 अल्फा इंटू थीटा। अब बताओ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी v बराबर आर ओमेगा, तो वी नॉट बाई आर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी नॉट का होल स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। इनिशियल एंगुलर स्पीड 0 है, 2 एंगुलर एक्सीलरेशन इंटू थीटा की वैल्यू हो जाएगी n इंटू 2 पाई। तो अल्फा बराबर क्या आएगा, अल्फा बराबर आएगा वी नॉट का होल स्क्वायर बटा n इंटू 2 पाई, n इंटू 2 पाई, 2 नीचे लाओगे तो 4n पाई, आर स्क्वायर 4n पाई। देखो तो क्या आंसर आ रहा, आर स्क्वायर 4n पाई, बढ़िया यार। लेकिन वी नॉट का स्क्वायर आ रहा, वी नॉट का स्क्वायर कहीं नहीं लिखा गया भाई, वी नॉट का स्क्वायर आएगा यार, वी नॉट का स्क्वायर 4n पाई, थर्ड आंसर आएगा। हाँ, अगर वी नॉट का स्क्वायर ऊपर नहीं है तो बेटा डायमेंशनली भी गलत हो जाएगा। एक बात मुझे बताओ, अल्फा का डायमेंशन क्या मानते हो तुम, अल्फा का डायमेंशन क्या होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन का डायमेंशन होगा m0 l0 t माइनस 2, ये होगा। अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे तब वेलोसिटी में 2 लेंथ आएंगे और नीचे 2 लेंथ है, तभी तो डायमेंशन कट के t माइनस 2 बचेगा, तो वी नॉट का होल स्क्वायर तो आना ही पड़ेगा, वी नॉट का होल स्क्वायर तो आना ही पड़ेगा। मैं सही बोल रहा हूं ना बेटा, डायमेंशनली भी तुम चेक कर सकते हो, डायमेंशनली भी चेक कर सकते हो। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ध्यान से देखिएगा, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट कांस्टेंट, कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं रहता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, स्पीड कांस्टेंट रहता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है, मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहता है। तो आंसर चला जाएगा आपका 4। क्यों भाई, एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है, जब सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ओमेगा कांस्टेंट, और एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, तो फोर्थ आंसर आएगा ना यार। नेक्स्ट देखिए, पार्टिकल पी मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए, पार्टिकल पी मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड v, c इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी इज अ डायमीटर। मान लो ये a है, ये b है और c सेंटर है। व्हेन द पासिंग थ्रू b, b पर ये v स्पीड से चल रहा है, देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p अबाउट a एंड c, a एंड c के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी बताइए। ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी यहां से देखेंगे और सी के रिस्पेक्ट में यहां से देखेंगे, तो एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड विथ रिस्पेक्ट टू सी, ध्यान से देखो ये 1:2 आएगा, 1:2 आएगा, 1:1 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एक तो तुम सेंटर से ऑब्जॉर्व कर रहे हो और एक तुम यहां से ऑब्जॉर्व कर रहे हो। अब देखो ध्यान से, ये जो थीटा है तो इसका रेडियस r है और इसका रेडियस यहां से 2r हो जाएगा, रेडियस डबल, तो वैसे में हम जान रहे हैं v बराबर r ओमेगा। अगर रेडियस डबल तो ओमेगा छोटा होगा कि नहीं होगा बोलो, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड तो कांस्टेंट है भैया, बोलो। अब हम देख रहे हैं सी पे रेडियस r है और ए पर रेडियस को हमने कर दिया है डबल, तो ओमेगा ए के रिस्पेक्ट में कम होगा और सी के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, 1:2 आंसर आएगा। कौन सा चैप्टर चल रहा, ये सेल एंड हायर प्लांट ग्रोथ चल रहा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एलटीसी चल रहा है, एलटीसी ह्यूमन फिजियोलॉजी एलटीसी। अ पार्टिकल मूव्स, ये सवाल करो मजा आ जाएगा करने में। अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड v along a circular path of radius r and complete the circle in time t, then acceleration of the particle is, करो लगाओ बुद्धि लगाओ मजा आ जाएगा, करो acceleration of the particle is, तो यहां पर क्या लिखोगे सर, acceleration, particle moves with constant speed along the circular path of radius r and complete the circle in time t, then acceleration of the particle is, सर acceleration इसके टर्म में देना है, v और t के टर्म्स में देना है, तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो v²/r होगा। अब v²/r तो कहीं नहीं दिख रहा, तो सर अब क्या करें हम, ओमेगा² r लिख सकते हैं क्या, हाँ ओमेगा² r लिख सकते हैं, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/t। एक काम करो, एक काम करो, v²/r होता है, इसको तुम v रहने दो क्योंकि ऑप्शन में v है,
एक v को रहने दो, v इंटू वी बटा आर, और इस v को आर ओमेगा लिख दो। v देखो v स्क्वायर है तो v इंटू वी बटा आर लिख सकते हैं, इस v को आर ओमेगा लिख दो, यहाँ पे बचेगा ओमेगा। ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई वी टी, v इंटू 2 पाई/t, तो होगा 2 पाई v/t। वाह यार, 2 पाई v/t, 2 पाई v/t पहला आंसर आएगा। कैसा सवाल लगा बताओ? अभी भी आधे बच्चे कह रहे हैं थर्ड, कुछ बच्चे कह रहे हैं सेकंड। मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया भाई साहब। मैं फिर से समझाता हूं, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर भी आर होगा, सर सही है। वी स्क्वायर को हम वी इंटू वी लिख देते हैं। अब जो वी स्क्वायर को हमने वी इंटू वी लिखा, तो एक v को हम आर इंटू ओमेगा लिखेंगे, आर से आर कटेगा, v इंटू ओमेगा बचेगा। ओमेगा को 2 पाई/t लिखेंगे, तो 2 पाई v/t। डायमेंशन से भी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, डायमेंशन से भी हो जाएगा। अब नीट 2016 का एक सवाल है, देखते हैं ध्यान से। इन द फिगर a is equal to 15 meter per second square represents the total acceleration of the particle moving in the clockwise direction of the circle of radius 2.5 meter. Given an instant, the speed of the particle is, सुनो बेटा, एक पार्टिकल ना इस लाइन पे चल रहा है, मतलब वेलोसिटी इसका इधर है, और नेट एक्सेलरेशन आपको ये दिया हुआ है 15, यही है ना 15, नेट एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। तो स्पीड आपसे पूछा है। एक बात बताओ, ये 15 है तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक एटी और एक एसी। एसी क्या बनेगा? एसी सेंटर की तरफ एंगल 30 डिग्री है, तो ए का ये कंपोनेंट आएगा एसी, दैट इज इक्वल टू ए कॉस 30, और एसी इज इक्वल टू होता है बेटा वी स्क्वायर बी आर। तो ए है तुम्हारा 15, कॉस 30 हो जाएगा √3/2 इंटू रेडियस की वैल्यू यहाँ पे 2.5 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा सिंपल, ये 10 कर दो 2 से, इसको सॉल्व कर लो, यहां से v की वैल्यू आ जाएगा। मतलब हिंट तो मिल गया ना कि सवाल को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट बेटा सवाल समझिएगा। अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 200 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब भाई साहब स्पीड दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड और रेडियस दे दिया 200 मीटर। इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ √5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग, मतलब 80 आपको दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन एक्सीलरेशन इज, देखो बेटा ध्यान से, 80, जिस रेट से स्पीड बढ़ रहा होता है उसको कहते हैं 80। और नेट एक्सीलरेशन पूछा है, मतलब 80 और एसी का सम पूछा है, एसी तो निकालना पड़ेगा। एसी क्या होगा? वी स्क्वायर बी आर। अरे हाँ, वी का होल स्क्वायर 400 आर 200, वी का होल स्क्वायर 400 आर 200, तो कट के 2 आएगा क्या? हाँ सर। तो नेट एक्सीलरेशन होता है √80 का होल स्क्वायर प्लस एसी का होल स्क्वायर। 80 बताइए साहब, 80 है 5 का होल स्क्वायर 25, 2 का होल स्क्वायर √29 आएगा क्या? नहीं, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? 20 और 200 मीटर, तो 20 का होल स्क्वायर 400 ही तो आएगा, तो 2 आएगा। और 80 √5, ओ हो 80 √5 है, √5 का होल स्क्वायर तो तुम्हारा 5 ही बनेगा, और 2 का होल स्क्वायर 4, √9 मतलब 3। वाओ, बढ़िया सवाल है क्या बेटा? ऐसे सवाल कर लेंगे आप? बताइए भाई साहब, क्या ऐसे सवाल आप कर पाएंगे? ऐसे सवाल कर पाएंगे क्या? ये बताइए। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ आर शोन एट एन इंस्टेंट। ठीक है, देखते हैं। ये वेलोसिटी है, ये इसका रेडियस, एक्सीलरेशन इधर, मतलब स्पीड इसका घट रहा होगा। स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज डिक्रीजिंग, पहला आंसर मुझे सही लग रहा। एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, नहीं एक्सीलरेशन, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वी एंड ए इज पॉजिटिव। डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव तब होगा जब एंगल यहाँ पे 90 से कम होता, तभी तो cos थीटा पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड। यहाँ पे स्पीड कम होगा तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। आंसर आएगा फर्स्ट, आंसर आएगा फर्स्ट। मानते हो क्या ये बात? नेक्स्ट देखो, ये जेई मेन 27 जून 2022 का सवाल है। ये मैं चाहता हूं तुम खुद करो, ये मैं चाहता हूं कि तुम खुद करो। चलो भाई बताओ, जेई मेन 2022 का सवाल है, बताइए भाई। जेई मेन 2022 का सवाल है, बताइए कैसे करेंगे। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन अ रोड होल्ड्स हर अम्ब्रेला एट 45 डिग्री विद द वर्टिकल। एक गर्ल है, ठीक है ना, गर्ल है, गर्ल भाग रही है कि रेस्ट में है? बताइए, गर्ल भाग रही है कि रेस्ट में है? सर, गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रोड होल्ड हर अम्ब्रेला एट 45 डिग्री विद वर्टिकल। गर्ल अम्ब्रेला को वर्टिकल से 45 डिग्री पर होल्ड की हुई है, वर्टिकल से 45 डिग्री पर। गर्ल स्टैंडिंग मतलब रेस्ट में। अब ये 45 डिग्री पर क्यों होल्ड किया है? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर टेरा, वेलोसिटी ऑफ रेन टेरा आ रहा होगा।
तो क्या यहां पे रेन की जो एक्चुअल वेलोसिटी वही ऑब्जर्व कर रही है लड़की? हाँ सर। अब रेन की जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो सिर्फ वर्टिकल है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आएगा? तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आएगा, और वर्टिकल से यहां पे 45 डिग्री का एंगल बनाते। नेक्स्ट देखिए, इफ वी स्टार्ट रनिंग विदाउट अम्ब्रेला विथ स्पीड 15√2 किलोमीटर पर आवर। अब वो बिना अम्ब्रेला के दौड़ना शुरू कर देती है। अगर बिना अम्ब्रेला के दौड़ना इधर शुरू कर देती है, मान लो वेलोसिटी ऑफ गर्ल, द रेन ड्रॉप हिट वर्टिकली, तो इसको रेन वर्टिकली हिट तभी करेगा जब इस गर्ल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और रोन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर हो जाए। तो रेन इसको आगे जाता हुआ दिखेगा ही नहीं, तो रेन सीधा नीचे गिरेगा। अब रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी वी आर साइन 45, और ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ वीएम। तो वेलोसिटी ऑफ वीएम 15√2 था, तो वी आर साइन 45 1/√2 इज इक्वल टू 15√2। √2 मल्टीप्लाई होगा 2 बनेगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 30। ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 30। तो पहला आंसर चला जाएगा। ये आपको समझ में आता है क्या? चलिए भाई साहब नेक्स्ट देखते हैं। पार्टिकल इज रोटेटिंग विथ इंक्रीजिंग स्पीड। अगर स्पीड बढ़ रहा है तो एंगल हमेशा 90 से कम होना चाहिए, पहला जवाब जाएगा। तो 90 से कम तो दो ऑप्शन में है, नहीं 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, पहला ही सही होगा, पहला ही सही होगा। जेईई मेन 2023 का एक सवाल है। यह सवाल मैं चाहता हूं खुद पढ़ के करें, ताकि मैं सिक्योर हो जाऊं कि यह सवाल आप नीट में आएगा तो कर सकते हैं। एक बार खुद पढ़ के करिए, मैं चाहता हूं यह सवाल आप खुद पढ़ के करें, ताकि नीट में अगर यह सवाल आया तो आप उसको धुआं धुआं कर देंगे। चलिए भाई, चलिए भाई, मैं चाहता हूं यह सवाल आप खुद पढ़ के करिए, ताकि नीट में यह सवाल आया तो आप उसको धुआं धुआं कर देंगे। करिए भाई, आइए आइए। A particle started revolving with a rest with a constant angular acceleration alpha. Constant angular acceleration alpha दिया हुआ है, angular acceleration in a circular path of radius r. If centripetal acceleration becomes numerically equal to the tangential acceleration. अच्छा, centripetal acceleration numerically equal to the tangential acceleration in time t, then t is equal to, मजा आएगा, करो करो भाई साहब, मजा आ जाएगा, करो। कैसे करोगे? बहुत इजी है। क्या? अ पार्टिकल स्टार्ट रिवॉल्विंग फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन। तो कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा दिया हुआ है, हम AT बराबर आर अल्फा जानते हैं, तो AT बराबर आर अल्फा हो जाएगा। और AC होता है बेटा वी स्क्वायर बी आर, AC होता है आपका वी स्क्वायर बी आर। ठीक है सर, लेकिन V कितना होगा? देखो, अगर मुझे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पता है तो V बराबर U प्लस AT। AT में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो V बराबर हो जाएगा आपका आर अल्फा इंटू टी। ये आपका वेलोसिटी आ जाएगा। अब यहां पे वेलोसिटी पुट करेंगे तो आर अल्फा टी का होल स्क्वायर बटा आर, ये AC आ गया, और AT आर अल्फा है। AC और AT न्यूमेरिकल इक्वल है, तो आर अल्फा इज इक्वल टू आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बटा आर। एक आर से आर कटेगा, आर बचेगा, इससे कट गया। ठीक है, अल्फा स्क्वायर से अल्फा कटेगा, तो अल्फा टी स्क्वायर बराबर 1, तो टी स्क्वायर बराबर 1 अपन अल्फा, तो टी बराबर 1 अपन रूट अल्फा हो जाएगा। मतलब आंसर आपका आएगा थर्ड। आंसर आपका आएगा थर्ड। क्या तुम सच में थर्ड कर रहे थे? बहुत सारे बच्चे भाई, मतलब तू मेरे सामने नहीं है, मैं नहीं तो तुम्हें मतलब सच में गले लगा लेता है यार, मैं तुम्हें एकदम पकड़ के ऐसे, सच में तुम सी कर गए। कितना आसान, देखो एंगुलर एक्सीलरेशन दिया हुआ है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में निकाल लिया। अब चलो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो आर अल्फा हो जाएगा। उसके बाद हमें AC चाहिए, AC तो वी स्क्वायर बी आर होता है, तो V निकाल लेंगे, V बराबर U प्लस AT। और इसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, क्योंकि स्पीड को टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ही चेंज करता है। तो AT क्या होगा? आर अल्फा टाइम टी, इनिशियल वेलोसिटी 0 था। बताओ बताओ, जेईई मेन 2022 का सवाल है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विथ कांस्टेंट स्पीड v। ठीक है, एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर इट हैज ट्रेवल्ड 3.5 राउंड। अच्छा सवाल है, करो। अच्छा सवाल है, मैं करूंगा लेकिन तुमको दिखाऊंगा नहीं। एवरेज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो एक्चुअल में हम चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ही तो लिखते हैं ना। ओ तो तर मिलती है क्या, तो टाइम हो जाएगा
2v² बेटा 7πr, 2v² बेटा 7πr, 2v² बेटा 7πr। आई एम फर्स्ट, यू आर लास्ट, क्योंकि फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर। ओ भाई देख भाई, एसी हो एटी हो, हमें पता है कि यहां से एटी जीरो है, हमें पता है कि एटी जीरो है, तो जो नेट एक्सीलरेशन होगा वो एसी होगा, ठीक है। नेट एक्सीलरेशन कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब भाई ये तो जनरल कंसेप्ट है, अब 3.5 राउंड किया है, तो यहां से 3 राउंड में यहां, हाफ राउंड में यहां, तो चेंज इन वेलोसिटी 2v और टाइम टेकन हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई बता, एकदम फार सवाल है कि नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, यहां पे मैंने गलत कर दिया कुछ। यहां पे क्या पूछा है बेटा, द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग गर्ल। अच्छा, तो ये तो हमने वीआर निकाला है ना बस। ओके 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 ओके, ये गलत हो जाएगा, हमने स्पीड ऑफ द रेन निकाला है बस। स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल, तो मूविंग गर्ल के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो मूविंग गर्ल के रिस्पेक्ट में ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको ये दिखाई देगा, और ये कितना होगा सर, ये और ये कंपोनेंट सेम होना चाहिए क्योंकि एंगल 45 है, मतलब 15√2। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल हो जाएगा बेटा 15√2। एक काम करो, रूट से मल्टीप्लाई, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड करो, √2 हो गया 2, 15 गुना 3, 30/√2, 30/√2। ये आएगा थर्ड, ये आएगा थर्ड। क्लियर है क्या भाई? रामलाल हो आप? हाँ यार, हो जाता है गलती, एक आध मतलब सवाल नहीं पढ़ा था मैंने, पूरा पढ़ता तो हो जाता, लेकिन ये फार सवाल है कि नहीं बता, ये फार सवाल है कि नहीं बता यार, ये फार सवाल है कि नहीं बता। फॉर अ पार्टिकल इन अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड सर्कुलर मोशन, फॉर अ पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी रेडियल एंड एक्सीलरेशन इज ट्रांसवर्स ओनली। वेलोसिटी रेडियल, वेलोसिटी रेडियल क्या होता है यार, वेलोसिटी सर्कुलर पाथ में टेंजेंशियल होता है, बकलोल। वेलोसिटी, वेलोसिटी ट्रांसवर्स एंड एक्सीलरेशन रेडियल, हाँ ये चलेगा। वेलोसिटी रेडियल एंड एक्सीलरेशन बोथ आर रेडियल एंड, दूसरा जवाब होगा, चौथा कह रहा है वेलोसिटी ट्रांसवर्स एंड एक्सीलरेशन हैज बोथ कंपोनेंट रेडियल एंड ट्रांसवर्स, क्योंकि नॉन, अरे भाई नॉन यूनिफॉर्म है रे भाई, अरे भाई तू सही है रे यार दोस्त, चौथा ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे स्पीड इंक्रीजिंग है, तो भाई ये तो तुम्हारा टेंजेंशियल होगा और एक्सीलरेशन के दोनों कंपोनेंट होंगे। ओ भाई बचा लिया रे, वेलोसिटी ट्रांसवर्स एंड एक्सीलरेशन इज बोथ द कंपोनेंट। बता कैसा सवाल है भाई, भाई एक सेकंड में मैं भी इमोशनल हो गया था, लेकिन शकल तुम्हारी ऐसी हो जाएगी, मेरा कुछ नहीं जाता, एग्जाम मुझे थोड़ी ना देना है। अब देख, एक जेई मेन 2023 में सवाल पूछा, क्या सुनना सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी इफ ओमेगा इज दिस एंड आर इज दिस। तो इसमें लीनियर वेलोसिटी पूछा है, ये कैसा सवाल है? बढ़िया सवाल है बेटा, याद रखना। वैसे तो हम स्केलर फॉर्म में v बराबर आर ओमेगा बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वेक्टर फॉर्म में v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है। अब ऐसा सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सर ऐसा नहीं लिख सकते, आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर नहीं। याद रखना, चाहे तुम टॉर्क लिखो या तुम एंगुलर मोमेंटम लिखो या तुम कुछ भी लिखो, यहां पर जो पोजीशन वेक्टर होता है हमेशा एंगुलर टर्म के बाद ही आएगा। तो यहां पे तुम्हें वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी होगा आई जे के, और पहले आएगा तुम्हारा ओमेगा, ओमेगा है 3 - 4 1 और आर है 5 - 6 और 6, क्रॉस प्रोडक्ट से ही निकालेंगे। तो ith कंपोनेंट अगर हम देखें, आई निकालेंगे तो -24 माइनस ऑफ 6, तो ये हो जाएगा 24 में से 6 जाएगा तो -18 आई कैप, -18 आई कैप बन रहा है, मतलब दूसरा आंसर आ जाएगा। हालांकि करना तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट में एक ही टर्म को क्रॉस प्रोडक्ट करना है, सीधा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मजा आ गया भाई साहब? अगर ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट वाले सवाल आएंगे तो एकदम ही धुआं धुआं कर दोगे क्या? एकदम ही धुआं धुआं कर दोगे क्या? चलो फाइनली तुम्हारा मोशन इन अ प्लेन में सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए।